नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अब लोग घर बैठे ही सेंसस ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी स्वगणना कर सकेंगे। इस अभियान की शुरुआत नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सबसे पहले सांसद महेश शर्मा ने स्वगणना कर की। इस दौरान नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने भी ऑनलाइन स्वगणना पंजीकरण कराया और लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। तो अधिकारियों के मुताबिक 7 मई से 21 मई के बीच अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन स्वगणना के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये प्रक्रिया जनगणना को अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनाएगी। सांसद महेश शर्मा ने कहा कि जनगणना किसी भी देश की विकास योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके जरिए सरकार को जनसंख्या, संसाधनों और जरूरतों से जुड़ी सटीक जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर भविष्य की योजनाएं तैयार की जाती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो समय पर अपनी स्वगणना अवश्य कराएं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाई गई है ताकि आम नागरिक बिना किसी परेशानी के अपना पंजीकरण कर सकें। प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से जनगणना कार्य में तेजी आएगी और आंकड़ों की सटीकता भी बेहतर होगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, सेंसस 2027 के लिए स्वगणना शुरू कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण ने भी अभियान शुरू कर दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश जनगणना 2027 को लेकर ऑनलाइन स्वगणना रखे जो शुरुआत हो गई है। अब लोग घर बैठे ही सेंसस को ऑफ इंडिया को आधिकारिक वेबसाइट पर अब जाकर अपनी स्वगणना कर सकेंगे। इस अभियान की शुरुआत नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सबसे पहले सांसद महेश शर्मा ने की गई है। इस दौरान नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ कृष्णा करुणेश है, उन्होंने भी ऑनलाइन स्वगणना पंजीकरण को कराया और लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। अधिकारियों के मुताबिक 7 मई से 21 मई के बीच अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन स्वगणना के लिए प्रेरित किया जाएगा। साहिल, बिल्कुल अरबाज, और जिस तरीके से अगर बात करें, सांसद महेश शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है और उन्होंने खुद भी स्वगणना की शुरुआत की है। 21 मई तक स्वगणना का अभियान भी चलाने की बात नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई है। कृष्णा करुणेश भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी स्वगणना की प्रक्रिया में शामिल होकर इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराई। साथ ही साथ लोगों से भी अपील यहाँ पर की जा रही है। तो कितनी सरल ये प्रक्रिया बताई जा रही है और लोग इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, प्रशासन का कहना है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये प्रक्रिया जनगणना को अधिक पारदर्शी दिखाएगी, तेज और सुविधाजनक मानी जाएगी। देश सरकार ने कहा कि जनगणना किसी भी देश के विकास योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले इसको लेकर 2027 जनगणना है वो नोएडा से शुरुआत की गई है। महेश शर्मा द्वारा, जो कि सांसद है, 2-3 बार के सांसद है, वो उन्होंने शुरुआत की है। साथ ही जो आला अधिकारी है वहाँ मौजूद है, कृष्णा करुणेश है, वो मौके पर मौजूद रहे और तमाम चीजें जो है वो सामने खुलकर बताने की कोशिश की जा रही है। इसी के जरिए सरकार को जनसंख्या, संसाधनों को और जरूरतों को जुड़ी सटीक जानकारी मिलती है, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है, जिसके आधार पर भविष्य की योजनाएं तैयार की जाती है। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा प्राधिकरण ने इस अभियान की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। 21 मई तक ये अभियान चलेगा। सेंसस 2027 की वेबसाइट के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया में भागीदारी दर्ज कराई जा सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में अपने साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। अब इस विवाद पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स हैंडल पर लिखा कि देश में गुंडागर्दी बढ़ रही है और महिला सांसद के साथ फ्लाइट में अभद्रता बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार चरम पर पहुंच गया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इतनी गुंडागर्दी ना दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। महुआ मोइत्रा के मुताबिक वो विमान में सीट 1F पर बैठी थी, तभी 4 से 5-6 लोगों का एक समूह विमान में चढ़ा और उन्हें लगातार घूरता रहा। सांसद का आरोप है कि बाद में ये लोग विमान के पिछले हिस्से में चले गए। घटना के बाद ये मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। उधर नोएडा प्राधिकरण में उद्यान विभाग के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जांच की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बोर्ड रूम में की।
बैठक के दौरान सेक्टर 62 स्थित डी पार्क के नवीनीकरण कार्य में हो रही देरी पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि डी पार्क का कार्य हर हाल में 15 सितंबर 2026 तक पूरा कराया जाए। इसके अलावा YRF पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य में स्थिरता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सेक्टर 94 स्थित जापानी पार्क में 15 जुलाई 2026 तक वृक्षारोपण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सेक्टर 91 के डियर पार्क और सेक्टर 167 के लेक व्यू पार्क में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। मॉनसून को देखते हुए अधिकारियों को सड़कों के किनारे मौजूद पुराने और झुके हुए पेड़ों की छटाई कराने के निर्देश भी दिए गए ताकि बारिश और तेज हवाओं के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने कहा कि सभी अधिकारी RWA के साथ समन्वय बनाकर काम करें और उद्यानों तथा हरित क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। प्राधिकरण का कहना है कि शहरों के पार्कों और हरित क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और तय समय सीमा में कार्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन, निकाह, 3 तलाक और हलाला से जुड़े गंभीर आरोपों का मामला सामने आया। इंदौर निवासी एक MBA छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की तहरीर के अनुसार पिछले करीब 14 वर्षों से उसका कथित रूप से शोषण किया जा रहा था। शिकायत में नवीन राणा उर्फ नावेद, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उनकी पत्नी समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2012 में फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान नवीन राणा के नाम के युवक से हुई थी। बाद में उसे दिल्ली बुलाया गया और फिर मुजफ्फरनगर साथ ही मेरठ के मदरसों में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराया गया और उसे बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता का जबरन निकाह कराया गया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया और बाद में कई स्थानों पर ले जाकर प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने सुनहरी मस्जिद, शाहीन बाग और अन्य जगहों पर ले जाने के भी आरोप लगाए हैं। इस मामले में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर SIT जांच की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी खालिद हुसैन को तिकोना पार्क क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वर्ष 2020 में फेसबुक के जरिए उसकी पीड़िता से दोस्ती हुई थी और वर्ष 2021 में दोनों ने निकाह किया था। आरोपी के अनुसार करीब 8 से 9 महीने बाद उसने पीड़िता को तलाक दे दिया था। गिरफ्तार आरोपी लोनी के अशोक विहार इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले भी मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली में कांग्रेस नेता जमील अंसारी ने नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उत्पीड़न, धमकी दिलाने और राजनीतिक रंजिश के तहत कार्रवाई कराने की शिकायत की। DM को दिए गए शिकायती पत्र में जमील अंसारी ने आरोप लगाया कि खतौली नगर पालिका के अधिकारी और अध्यक्ष उनसे चुनावी रंजिश रखते हैं और उसी के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालिया विवाद में पुलिस ने उनका ही 151 में चालान कर दिया, जबकि उपद्रव करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमील अंसारी के मुताबिक नगरपालिका बाजार की ऊपरी मंजिल पर बनने वाली 30 दुकानों की नीलामी में उन्होंने 27, 28, 29 और 30 नंबर की दुकानों को ऊंची बोली लगाकर अपने नाम कराया था। उनका आरोप है कि नीलामी के दौरान दिखाए गए ब्लूप्रिंट में दुकानों तक पहुंचने के लिए पुल और रास्ता दर्शाया गया था, लेकिन आज तक कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत ने 2 महीने के अंदर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके अनुसार नगर पालिका ने आदेश का पालन नहीं किया। जमील अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में पालिका की ओर से उन्हें लगातार नोटिस और धमकी भरे पत्र भेजे गए। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को कुछ लोग उनके घर पहुंचे और परिवार को धमकाया, जबकि अगले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने घर पहुंचकर गेट तोड़ दिया और घर में कूड़ा डाल दिया। कांग्रेस नेता ने पूरे मामले को राजनीतिक रंजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। अब ये तो मुझे पता नहीं क्यों डाला, लेकिन मेरे घर के आगे कूड़ा डाला है और ये मेरे घर का दरवाजा भी तोड़ा है। क्या मेरे से दुश्मनी है वो मैं जानता नहीं। और उसी के बाद फिर आप पे ही कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई भी। ये राजनीति के चलते ये सब काम हुआ है। वो पावर में है, उनका कहना भी है कि हम पावर में है, जो चाहे हम कर सकते हैं। वो तो हमने कम किया है, उनका कहना ये है जो हुआ है मेरे साथ वो कम हुआ है, इससे ज्यादा होना चाहिए। क्या हुआ है पूरा मामला?
क्या था पूरा मामला, ऐसा क्यों हुआ? पूरा मामला आप मैंने आरोप लगाया जा रहा है कि आपने गाली गलौज की है ईओ के साथ फोन पे। अगर ईओ के फोन पे मैंने गाली गलौज की तो उसका फोन ले करके आप जांच कर सकते हैं, क्योंकि फोन में रिकॉर्डिंग होती है। गाली अगर दी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। मैंने उससे कोई गाली नहीं दी, कोई मैंने असभ्य बात नहीं की, जितनी बात हुई सभ्य हुई। कोई नोटिस दिया गया था आपको? मुझे एक नोटिस दिया गया जो फर्जी नोटिस है, 4,60,000 रुपए का टैक्स का, जबकि मेरे पास 1 रुपया भी मेरे पास बाकी टैक्स का नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? अब आए हैं यहाँ? अब मैं ये चाहता हूँ, कप्तान साहब से भी हम मिले हैं, जो मेरे साथ घटना करी है। मेरे तो बच्चों को मारने का भी प्लान था इनका। मेरा दरवाजा तोड़ा, मुझे मेरे आगे कूड़ा डाला। कौन सा ये काम है कि आम आदमी के लिए, तो आदमी जीने का आम आदमी को तो हक है। और फिर आपका ही चालान कर दिया गया? मेरा 151 में चालान कर दिया। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आखिरकार कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। 15 जून से इंडिगो एयरलाइंस यहां से अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट संचालित करेगी और इसी के साथ आपको बता दें कि इंडिगो इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। जानकारी के मुताबिक 15 जून को पहली फ्लाइट सुबह 7:05 पर लखनऊ से उड़ान भरकर सुबह 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद दूसरी फ्लाइट सुबह 8:35 पर नोएडा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। इंडिगो एयरलाइंस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के 16 शहरों से सीधे जोड़ने जा रही है। इनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई, पंतनगर और श्रीनगर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। यात्रियों के लिए उड़ानों की बुकिंग इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी। एयरलाइन का दावा है कि नई उड़ानों से नोएडा एनसीआर के लाखों यात्रियों को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में शामिल है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये एयरपोर्ट घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी बड़ा एविएशन हब बनकर उभरेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे एनसीआर क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और क्षेत्र में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में रौब झाड़ने के लिए मॉडिफाइड थार लेकर सड़क पर घूमना एक युवक को भारी पड़ गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बान नगर रेलवे फाटक के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हूटर और हाई पावर म्यूजिक सिस्टम से लैस मॉडिफाइड थार को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि थार चालक फिल्मी स्टाइल में गाड़ी दौड़ाकर सड़क पर रौब झाड़ रहा था। वाहन में अवैध हूटर, प्रेशर हॉर्न और हाई पावर म्यूजिक थिएटर लगाए गए थे, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी हो रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने थार का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। जांच में वाहन में कई अवैध मॉडिफिकेशन पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया। साथ ही चालक पर 23,000 रुपए का चालान भी ठोका गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर स्टंटबाजी, अवैध हुटरबाजी और मॉडिफाइड वाहनों का इस्तेमाल कानूनन अपराध है। ऐसे वाहन न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि शहर में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही शामली जनपद में भी अभियान तेज हो गया है। इस क्रम में तहसील सदर के तहसीलदार मनोज कुमार, फील्ड ट्रेनर इंद्रजीत सिंह और उनकी टीम ने ग्राम कैडी स्थित आवास पर पहुंचकर एक परिवार की ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान जनगणना 2027 के महत्व पर भी चर्चा की गई और इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम कदम बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि सटीक, पारदर्शी और व्यवस्थित जनगणना से सरकार को योजनाएं बनाने और संसाधनों को बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। पहली बार तकनीक आधारित ऑनलाइन स्वगणना व्यवस्था लागू होने को डिजिटल भारत की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस नई व्यवस्था से जनगणना प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। साथ ही आम नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। अभियान के दौरान लोगों को ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें स्व पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये प्रक्रिया समय की बचत के साथ आंकड़ों की सटीकता भी सुनिश्चित करेगी। इस मौके पर लोगों से अपील की गई है कि वो जनगणना 2027 के इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपना योगदान दें। वहीं बुलंदशहर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सिकंदराबाद थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 6 अप्रैल को कैप्टन होटल के बाहर 2 लोगों को गोली मारने की घटना में शामिल आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश सिकंदराबाद क्षेत्र में आने वाले हैं, जिसके बाद गुलावटी अंडरपास के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल आरोपियों की पहचान यश और गगन के रूप में हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपी कैप्टन होटल गोलीकांड में शामिल थे और उनकी लंबी समय से तलाश की जा रही थी। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 7/8 के रात्रि के समय थाना सिकंदराबाद पुलिस एवं स्वाट पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग गुलावटी अंडरपास के तरफ की जा रही थी। तभी एक बाइक में 2 लोग सवार पुलिस की चेकिंग को देख पीछे की ओर मोड़ने लगे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया तो ये और तेजी से बाइक पीछे की ओर भगाकर घराना रोड की तरफ बाइक को तेजी से भगाए। पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो पुलिस से घिरता हुआ देख इसमें से एक बाइक में सवार ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में बाइक में सवार दोनों व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है। प्रारंभिक पूछताछ में इनका पहचान यश एवं गगन के रूप में हुई है, जो कि थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि 6 तारीख को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में कैप्टन होटल एंड रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग में ये लोग शामिल थे तथा इनके साथ इनके 2 अन्य साथी प्रिंस और प्रियांशु भी उस दिन घटना में शामिल थे। घटनास्थल से एक बाइक बिना नंबर प्लेट के, तमंचा, पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 बदमाश गोली लगने से घायल भी बताए जा रहे हैं और पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अब से पहले 6 अप्रैल को इन बदमाशों ने एक होटल के बाहर गोली चलाई थी, जिसके अंतर्गत बड़ी घटना थी, काफी फायरिंग भी हुई थी और जिसके दौरान जो काफी लोग घायल हुए थे, इनका इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है। और जिसके लिए बुलंदशहर कप्तान जो द्वारा लगातार कई टीमें गठित की गई थी। गठित करने के बाद लगातार दबिश दी जा रही थी, लगातार धरपकड़ का प्रयास किया था। लगातार 6 तारीख की घटना, उसके बाद लगातार आज देर रात गुलाटी के आसपास पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के दौरान बदमाश यश गगन जो गोली लगने से घायल हुए, पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और काफी कयास पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए लगा रही थी, जो पुलिस को बीती रात सफलता प्राप्त हुई है। जी मुकेश, अब जिस तरीके से लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान देखने को मिल रहा है, आगे भी इसी तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिलेगी? पुलिस का क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर एसएसपी का कहना है कि लगातार हमारे द्वारा लंगड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार आए दिन कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में ऐसे एनकाउंटर वाले मामले आ रहे हैं। सबसे पहले कुछ लगातार 1-2 दिन छोड़कर लगातार जनपद में एनकाउंटर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं थमने का नाम ले रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, डेली बदमाशों को पकड़ रही है, डेली एनकाउंटर हो रहे हैं, धरपकड़ हो रही है, उसके बावजूद भी लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, जो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। जी चलिए मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। अवैध हथियार और बाइक भी पुलिस ने इन अपराधियों से बरामद की है। उधर नोएडा में डायल 112 पर तैनात एक पुलिसकर्मी का कथित रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 62 स्थित डी पार्क के पास डायल 112 पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मी एक ऑटो चालक से कथित रूप से उगाही कर रहा था। तो वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी ऑटो ड्राइवर से पैसे लेते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से
हुए इस वीडियो के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वीडियो में साफ तौर पर सिपाही को कथित रूप से पैसे लेते देखा जा सकता है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर चलने वाले ऑटो और अन्य वाहन चालकों से अक्सर इस तरह की उगाही की शिकायतें सामने आती रहती हैं। वहीं वायरल वीडियो के बाद पुलिस विभाग की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल नोएडा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने छोटे बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक अन्य वीडियो में एक छात्र स्कूल की दीवार फांदकर अंदर जाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि स्कूल में शिक्षक देर से पहुंचते हैं, लेकिन बच्चों को सुबह जल्दी बुलाकर उनसे साफ सफाई करवाई जाती है। वायरल वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते साफ दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिसके चलते बच्चों और गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल का जो मुख्य रास्ता गांव से जुड़ता था, उस गेट को बंद कर दिया गया है और पीछे की तरफ से दीवार तोड़कर नया गेट बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारी पीछे के रास्ते से आएं और गांव की वास्तविक स्थिति से अनजान रहें। लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन जानबूझकर गांव की समस्याओं और अव्यवस्थाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और शिक्षा विभाग से मामले की जांच की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों से झाड़ू लगवाना गलत है और स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। फिलहाल मामले को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। वहीं पिछले महीने हुई श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं की अब मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति और घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया है। अपर पुलिस आयुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंसा से जुड़े पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने आमजन से भी जांच में सहयोग की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक 15 मई 2026 तक लोग इस मामले से जुड़े साक्ष्य, वीडियो, फोटो या अन्य जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए पुलिस लाइन और डीसीपी लाइन कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक साक्ष्य जमा किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जाएगी ताकि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की सही पहचान हो सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। वहीं इस मामले में आरोपी रुपेश राय को जमानत मिल गई है। फर्जी आधार कार्ड मामले में सत्र न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी को बेल दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास हिंसा से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी या साक्ष्य हो तो वो आगे आकर जांच में सहयोग करे ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। विभाग ने 10 से 13 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में गरज चमक बिजली और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार के लिए न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री और अधिकतम 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग बदलते मौसम में सावधानी बरतें। लोगों को हल्के और सूती कपड़े पहनने, साथ ही गर्मी से बचाव करने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।